हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम रिवाइज करेंगे बैंकिंग कंपनी का। और बैंकिंग कंपनी के अंदर देखेंगे कि कितने हमारे टॉपिक्स है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें रिवाइज करनी चाहिए। तो ये है एक फास्ट ट्रैक बैच, ये है एक फुल फ्लैज आपके पास बैंकिंग कंपनी का एक रिवीजन, फास्ट रिवीजन, जिससे हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या क्या बातें करता है। तो अगर आप बैंकिंग कंपनी पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा स्पीड में चलता हूँ बट चीज़ें सब में सारी आएगी आपको। ठीक है। तो सर, बैंकिंग कंपनी के अंदर अगर देखोगे तो टोटल बैंकिंग कंपनी के अंदर 7 टॉपिक है। ठीक है। बैंकिंग कंपनी में टोटल कितने टॉपिक है? 7। अगर मैं कहूँ कि इस 7 में से जो पहले 5 टॉपिक है उसमें से 95% चांस है कि पहले 5 टॉपिक में से आए, क्योंकि बैंकिंग कंपनी एक बड़ा टॉपिक है। लास्ट के 2 टॉपिक मैं स्टूडेंट को कटवा देता हूँ, मैं कहता हूँ इनको मत करो, क्योंकि ये टॉपिक आने के चांस है ही नहीं। पिछले अगर हम देखें 5 सालों में, पिछले 5 अटेम्प्ट में देखे, 5 सालों में नहीं 5 अटेम्प्ट में देखे या 6 अटेम्प्ट में देखोगे तो 100% जो बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन आया है वो इन्हीं से आया है, इन्हीं से आया है। तो अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग कंपनी छोड़ना चाहता है, कह रहा है मैं बैंकिंग कंपनी नहीं करूंगा, तो बस वो 5 इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर ले, उसका बैंकिंग कंपनी का जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो कवर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। 100% पिछले 5 अटेम्प्ट में बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना नहीं आया हुआ है। आप खुद चेक करिए, आपके पास पेपर है, आप खुद डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो यहीं पर इसी क्लास के अंदर भी मैं यही करने वाला हूं, और मैं इन 5 टॉपिक को कवर करने वाला हूं जो आगे दे रखे आपको। इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट, इसलिए बैंकिंग कंपनी ना आसान बन जाता है। जहां पर ना बैंकिंग कंपनी के अंदर वो बैलेंस शीट बनाने को बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का, वहीं स्टूडेंट हो जाता है कि यार अब बस मैं नहीं कर पाऊंगा बैंकिंग कंपनी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो रहा है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ यही 5 टॉपिक कर लो तो आपके लिए बैंकिंग कंपनी बहुत आसान हो जाएगा। यही 5 टॉपिक कर लो, बैंकिंग कंपनी बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट। दूसरा है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। तीसरा है रिबेट ऑन बिल ऑफ डिस्काउंट, सिक्योर एंड अनसिक्योर डिवेंचर, आरबीआई प्रुडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड प्रोविजन रिक्वायर्ड। ये ही 5 टॉपिक में से आता है। पिछले 5 टर्म के पेपर है, 6 टर्म के पेपर आप खुद खोल लीजिए 2022 सिलेबस के और चेक कर लीजिए कि क्या आया है, कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, आपको दिखेगा इन्हीं मार्क्स में से आया है। ठीक है सर। तो आइए पहले 5 टॉपिक खत्म करेंगे। 1 से 2 या 3 क्लास लगेगी इन 5 टॉपिक को खत्म करने में, और बैंकिंग कंपनी 1 2 3 क्लास में कवर हो जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट, जो हमारा पैसा पहला कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है? कहता है एक कस्टमर है। देखिए बैंकिंग क्या होती है, कंपनी क्या होती है, वो मैंने क्लास के अंदर डेफिनेशन बढ़ाई थी बुक से। ठीक है जी, क्लास से बुक से डेफिनेशन बढ़ाई थी, और अभी यहाँ पर डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर में इन्हीं 5 से क्वेश्चन आना है, और जो इंपॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। ये नहीं कि बैंक क्या होता है, बैंकिंग कंपनीज क्या होती है, क्या इनके प्रोविजन है, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट आपने खुद भी पढ़ा होगा क्लास के अंदर। ठीक है सर। तो जो बेसिक थ्योरी वगैरह है आप उसको किससे पढ़ सकते हैं? मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। मैंने भी आपको क्लास के अंदर मॉड्यूल से पढ़ाया था, एंड सेकंड क्लास से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था। आइए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो इंटरेस्ट के बारे में समझो कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे कि मान लीजिए एक कस्टमर है, और एक कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट करे 2 लाख रुपए। ठीक है। और बैंक इसको कस्टमर को उस 2 लाख के बदले में 5% का ब्याज दे रहा है, जो ब्याज बनता है 10,000 रुपए। तो कस्टमर ने 2 लाख रुपए डिपॉजिट करे, बैंक ने इंटरेस्ट पे करा, बैंक इंटरेस्ट पे करेगा और कस्टमर रिसीव करेगा, तो बैंक के लिए वो खर्चा हो जाएगा इंटरेस्ट, और कस्टमर के लिए वो इनकम हो जाएगी। तो बैंक के लिए वो इंटरेस्ट क्या है? खर्चा, और कस्टमर के लिए वो इनकम है, क्योंकि कस्टमर ने डिपॉजिट करा है बैंक में। अब मान लीजिए यही उल्टा कर लेते हैं कि कस्टमर 2 लाख का लोन लेता है, और बैंक कहता है मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो अब कस्टमर ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, बैंक कहता है मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो ऐसे के अंदर जो इंटरेस्ट बैंक को कमाओगा, इंटरेस्ट जो बैंक को रिसीव्ड होगा, वो बैंक के लिए इनकम मानी जाएगी और कस्टमर के लिए खर्चा माना जाएगा, क्योंकि कस्टमर वो इंटरेस्ट पे करेगा लोन पर, और बैंक के लिए वो इनकम हो जाएगी। अब पॉइंट ये आता है कि कस्टमर जो होता है वो कई बार बैंक से लोन लेता है और ब्याज नहीं देता और भाग जाता है। कंसेप्ट ये इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट, जो इंटरेस्ट कमाया था बैंक ने, क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूं? क्या वो मुझे रिसीव्ड हो गया? क्या वो मुझे रिसीव नहीं हुआ? ये सारी कंसेप्ट इस बारे में पढ़ रहे हैं कि जो भी इंटरेस्ट कमाया था, ये जो 20,000 रुपये, इस पे रिसीव्ड होने पे डाउट है कि कस्टमर भाग तो नहीं जाएगा। कस्टमर कहीं हमसे लोन लेके जब इंटरेस्ट देने की बारी आए तो मना तो नहीं करेगा कि भाई मैं पे नहीं है इंटरेस्ट, मैं नहीं दे पाऊंगा। ये ऐसे कस्टमर कई सारे होते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं दे पाते, वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका पाते। तो इसलिए कह रहा है कि सर यहाँ पर डाउट हो रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो बैंक रिकॉर्ड करे या ना करे, कैसे करे। अब 2 3 बातें समझे। बैंक ने अगर इंटरेस्ट कमा लिया तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट अर्न।
और अभी रिसीव्ड नहीं हुआ तो लिखते हैं इंटरेस्ट अर्न नॉट रिसीव्ड। बैंक अगर इंटरेस्ट कमा लेता है और उसको मिल भी जाता है, रिसीव्ड भी हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट कमा लिया पर अभी नहीं मिला उसको प्यार से एक्रूड इंटरेस्ट भी कहते हैं, वो इंटरेस्ट जो कमा लिया पर अभी तक नहीं मिला है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अ क्वेश्चन में बी अराइज वेदर इंटरेस्ट ऑन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट और नॉट। अब जो इंटरेस्ट मैंने कमा लिया है क्या वो इंटरेस्ट अकाउंट में मुझे क्रेडिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो वो ये कहता है कि इंटरेस्ट अगर आपका करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है और आपने करंट ईयर में कमा लिया है, आपको भले उसको रिसीव ना हो तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर देना, क्योंकि अर्निंग के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बेसिस कहता है आपने भले ही कमा लिया हो पर अगर आपको नहीं मिला ना, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब आपको एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाएगा, जिस दिन रिसीव्ड होगा उस दिन ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट रिकॉर्ड करोगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, पर हम ज्यादातर कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो देयरफॉर देयर इज नो डाउट, क्या लिखा है, देयर इज नो डाउट दैट द इंटरेस्ट हैज एक्रूड, इंटरेस्ट मैं कमा चुका हूं, एक्रूड मतलब कमा चुका हूं, बट इक्वली क्लियर दैट रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट इज डाउटफुल। पर वो रिसीव्ड होगा या नहीं होगा वो मेरा डाउट है, पर इंटरेस्ट मैं कमा चुका। यार बैंक ने लोन दिया 2 लाख रुपए का कस्टमर को और उस पर 10,000 रुपए का ब्याज बन रहा है, साल का एंड खत्म हो गया, अब मैंने कमा लिया ना, 1 साल हो गया ना लोन दिए हुए, तो इंटरेस्ट मैं कमा चुका हूं ना। अब इंटरेस्ट बैंक कमा चुका है पर हम बैंक है भी, अगर मैं बैंकिंग कंपनी पढ़ रहा हूं तो मैं क्या हूं, बैंक हूं, बैंक। तो इंटरेस्ट हम क्या है, बैंक। हमें बैंकिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो हम बैंक है। तो बैंक ने इंटरेस्ट, हमने का इंटरेस्ट कमा लिया है, कस्टमर से हमने इंटरेस्ट कमा लिया, अब कस्टमर ने दिया नहीं दिया उस पर डाउट हो रहा है, इसलिए कंसेप्ट का नाम पड़ा है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, आगे कहता है देयरफॉर अ प्रूडेंस अकाउंटिंग पॉलिसी सच एज इंटरेस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि अभी इंटरेस्ट का पैसा आएगा या नहीं आएगा, इसलिए प्रूडेंस पॉलिसी लगाकर हम क्या करते हैं, इसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एक नया खोलते हैं। क्योंकि अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड होने में सस्पेंस है और हमें वो कमा तो लिया है पर उसका रिसीव्ड होना ना होना अभी डाउट हो रहा है, कस्टमर देगा नहीं देगा अभी डाउट हो रहा है, अभी कस्टमर से आया नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे, ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री में क्या होता है, लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे, कस्टमर से जो पैसा लेना है, लोन अकाउंट कस्टमर से जो पैसा लेना है कस्टमर को डेटर कर दिया। लोन अकाउंट क्यों बोलते हैं यार, अगर एक लोन अकाउंट खुलेगा, मान लो आपने 2 लाख का लोन लिया, उस पर 10,000 का इंटरेस्ट बनेगा, तो अब लोन अकाउंट में 2,10,000 रुपये चढ़ जाएगा। इसलिए लोन अकाउंट को हमने क्या करा, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, सही तो बोला है, सही है, हाँ यार सही है। 2 लाख रुपए का आपने लोन दिया कस्टमर को, तो आपके लिए एसेट हो गया ना वो लोन देना। भाई मैं अगर किसी को लोन दूंगा तो मेरे लिए वो एसेट है ना, और उसमें 10,000 रुपए का ब्याज हो जाएगा तो लोन बढ़ जाएगा ना। अब कुछ कस्टमर से कितना लेना है मुझे, 2 लाख प्रिंसिपल और 10,000 रुपए ब्याज, तो इंटरेस्ट जब ड्यू होगा उससे लोन अकाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर है नहीं है, पहले 2 लाख रुपए का लोन, उसने मुझे लोन का पैसा देना है, उसके लोन अकाउंट में कितना बड़ा है, 2 लाख रुपए, मतलब उससे बैंक ने उस पर्टिकुलर कस्टमर से कितना लेना है, 2 लाख रुपए लेना है, और ब्याज भी जुड़ जाएगा उसके अंदर, तो 10,000 और देगा, तो अब 2,10,000 टोटल एसेट हमारी बढ़ जाती है, टोटल डेटर हमारे लिए हो गया 10,000। तो जब मैं सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करता हूँ, लोन की एंट्री तो मैं कर चुका हूँ, लोन की एंट्री कर चुका हूँ, बैंक से पैसे चले गया, लोन अकाउंट बढ़ गया, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये लोन की एंट्री हो चुकी है, अब सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट की एंट्री में क्या करेंगे, लोन अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए ऐड कर देंगे। और सर क्योंकि वो अभी इंटरेस्ट कमा तो लिया है पर उसको रिसीव्ड नहीं हुआ, इसलिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नया खोला है। क्या खोला है, सस्पेंस अकाउंट। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि मान लीजिए आपने लोन दिया 2 लाख रुपए का, तो आपने 2 लाख रुपए का लोन दिया, एसेट हो गया, और बैंक से आपका 2 लाख रुपए चले गया, कस्टमर को लोन दे दिया। अब साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, मान लो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 20,000 रुपए, ये आपकी इनकम हो गया, और उस इनकम अभी आपको मिली नहीं है ना, इसलिए आपने कस्टमर को डेटर बना लिया, कस्टमर के लोन अकाउंट को आपने डेटर बना लिया। जब ये मिल जाएगा तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, बैंक से रिसीव हो जाएगा। बट हमने क्या करा, इसकी जगह पर हमने क्या करा है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोला, क्योंकि हमें डाउट हो रहा है कि वो इंटरेस्ट हमें देगा या नहीं देगा, इसलिए हमने उसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोला है। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, इन नेक्स्ट ईयर सम इंटरेस्ट अमाउंट रियलाइज एंड बैलेंस अमाउंट इज बेड अप। अब हुआ क्या कि जो इंटरेस्ट मुझे मिलना था, मान लो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना था, ये देखो 10,000 रुपए का मान लो इंटरेस्ट था, यहाँ पर 10,000 रुपए लिख दिया मैंने, 10,000 रुपए का जो इंटरेस्ट मिलना था उसमें से कुछ इंटरेस्ट मुझे रिसीव्ड हो गया और कुछ मेरा बेड अप हो गया। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, सुनना, जो इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हो गया, पहले तो पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आप कैंसिल कर दो, क्योंकि आपने उसको क्या माना है, टेम्परेरी इनकम माना हुआ, इसको आपने कैंसिल कर दिया, ये देखो डेबिट करके कैंसिल कर दिया नेक्स्ट ईयर। और जितना आपको मिला है, मान लो आपको 6,000 रुपए मिल गया और 4,000 नहीं मिला, जो मिल गया उसको इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो नहीं मिला उससे लोन अकाउंट से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपने लोन अकाउंट में 10,000 रुपए बढ़ाए थे,
लोन अकाउंट में क्या करा था, 10,000 बढ़ाए थे कि मुझे कस्टमर से 10,000 रुपये लेने हैं, जिसमें से 6,000 कस्टमर ने दिया और 4,000 नहीं दिया। तो अब डेटर क्यों बनाओगे, जब 4,000 उसने बेडअप कर दिया तो अब डेटर किस चीज के है, तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। 10,000 से मैंने एसेट बनाया था कि कस्टमर से लेने हैं, 6,000 उसने दे दिया, 4,000 के लिए मना कर रहा है, बेडअप हो गया, तो अब उसको कैंसिल कर दो। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो जाएगा और टू इंटरेस्ट अकाउंट, जितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा वो इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा और बाकी लोन अकाउंट से कैंसिल कर देंगे उस इंटरेस्ट को। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल के समझाता हूँ। मान लीजिए आपने लोन लिया 2 लाख रुपए का, इंटरेस्ट आपका 10% का, 10% पर एनम के बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। 25% इंटरेस्ट रियलाइज हो रहा है और बाकी बैलेंस बैठा होगा। तो पहली एंट्री करोगे लोन की, पहले एंट्री करोगे लोन पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है। मैंने लोन देने की एंट्री नहीं करनी, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी, क्योंकि कंसेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, ठीक है सर। तो मुझे एक बात बताओ सर, 2 लाख के लोन पे 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो 20,000 रुपए का ब्याज बनता है। पहली एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट डेबिट, मिस्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। 20,000 से मैंने कहा है कि मेरे को मिस्टर ए से 20,000 रुपए लेने हैं, क्योंकि अभी मुझे डाउट हो रहा है इसलिए मैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल रहा हूँ। अब हुआ क्या कि अगले साल 25% रिसीव्ड हो गया, तो 20,000 का 25% हमें रिसीव्ड हो गया, मतलब 5,000 रुपये हमें इनकम मिल गई। जो हमें रिसीव्ड हो गया उससे हम उतना कैंसिल कर देंगे सस्पेंस अकाउंट और 5,000 रुपये इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो रिसीव्ड नहीं हुआ मतलब 15,000 रुपये उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये दोनों एंट्री सिंगल कर सकते हो आप। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट सीधा 20,000 से डेबिट कर दो और टू इंटरेस्ट 5,000 और टू मिस्टर लोन अकाउंट 15,000। और जो आपको इंटरेस्ट, जो आपको, ठीक है सर, तो जो इंटरेस्ट आपको मिल गया, देखो आपने क्या करा, जो इंटरेस्ट आपको मिल गया 5,000 रुपये वो तो आपने इंटरेस्ट अकाउंट में डाल दिया, पर मिलेगा तो कैश भी तो आएगा ना। देखो इधर आपने देखना मिस्टर लोन, देखो सारे अकाउंट जो खोले जाएंगे वो खत्म होंगे, सारे अकाउंट जो ओपन किए जाएंगे वो कैंसिल होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। जो अकाउंट आपने खोल दिया वो कैंसिल होगा। पहले एंट्री क्या करी आपने, पहले आपने एंट्री करी मिस्टर ए लोन अकाउंट, ठीक है, मतलब मिस्टर ए से मुझे 20,000 रुपये ब्याज के लेने हैं और उसको डाल दिया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में 20,000 रुपये। अब देखो 20,000 से सस्पेंस अकाउंट खुला, 20,000 से लोन अकाउंट खुला, दोनों कैंसिल होगा। कैसे होगा, पहले मैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खत्म करता हूँ। मेरे को पता चला कि इंटरेस्ट जो सस्पेंस अकाउंट है उसमें से मुझे 5,000 रुपये मुझे रिसीव्ड हो गए, सस्पेंस अकाउंट है जो मुझे रिसीव्ड हुआ 20,000 में से 5,000 वो तो मैंने डाल दिया कहाँ पर, इंटरेस्ट अकाउंट में, क्योंकि मेरी इनकम बना लिया परमानेंट इनकम, क्योंकि मुझे रिसीव्ड हो गया। और जो मुझे रिसीव्ड नहीं हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या करा कैंसिल, मिस्टर ए लोन अकाउंट करके कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई मुझे मिला ही नहीं, अब किस बात के मुझसे पैसे लूँ, है ना, मुझे मिला ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे लूँ। मिस्टर ए लोन अकाउंट करके कैंसिल कर दिया। अब मुझे बताओ लोन अकाउंट में मैंने कितना कैंसिल करा है। आप देखोगे कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेरा कैंसिल हो गया पूरे से, डेबिट क्रेडिट करा था 20 से, डेबिट हो गया 20 से। अब मुझे बताओ लोन अकाउंट मैंने कितने से डेबिट कर रखा है, 20 से, कितने से कैंसिल हुआ है, 15 से, ठीक है, 5 से और कैंसिल होना है, वही है 5 से कैंसिल होगा जो आपको रिसीव्ड हुआ। तो भाई जो इंटरेस्ट आपको मिल गया उससे बैंक अकाउंट भी तो बढ़ाओगे, और जब इंटरेस्ट मिल गया तो किस बात की आप डेटर बनाओगे, मिल तो गया 5,000 रुपये, तो इसको आप मिस्टर ए लोन अकाउंट करके कैंसिल कर दोगे। अब आया समझ में, भाई 5,000 रुपये मिल तो गया आपको। देखो बेसिक सिंगल एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट मैंने 5,000 क्रेडिट करा और बैंक से रिसीव कर लिया, बट इसको दो पार्ट में करा हुआ है। क्यों, पहले मैंने क्या करा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से पहले इंटरेस्ट अकाउंट में डाला 5,000 रुपये, क्योंकि वो सारा इंटरेस्ट सस्पेंस में पड़ा हुआ था। मैंने उसको जो इनकम मुझे रिसीव होगी मैंने 5,000 रुपये डाल दिया, और जो नहीं रिसीव हुआ उससे मैंने लोन अकाउंट खत्म कर दिया। अब लोन अकाउंट में अभी तो 5,000 बचा हुआ है, उसको भी तो कैंसिल करना है, उसको कैंसिल करो, बैंक से पैसे रिसीव कर लिया जो इंटरेस्ट मुझे मिलना था। एंड द लास्ट एंट्री सारे अकाउंट कैंसिल हो गए, बस अकाउंट बच गया कि जो इंटरेस्ट है वो साल के एंड में पीएन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बस खत्म हो गया आपका आंसर। जो इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हो गया वो आपका पीएन अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा, नहीं आएगा, हो गई एंट्री खत्म। समझ में आया, इस तरीके से करते हैं। ये क्या हुआ भाई।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, ये वाला इसी से रिलेटेड, और ये बुक का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 378, इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 378 आप निकाल सकते हैं बुक का। लोन टेकन बाय मिस्टर बी 4 लाख रुपए, उसमें 40,000 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में देखा गया कि 75 पैसा इन अ रुपी, 75 पैसा इन अ रुपी का मतलब होता है 75%, ठीक है, याद रखना। 25 पैसा इन अ रुपी, रुपी में होते हैं 100, उसमें से 25 मिल गया तो 25% मिल गया। वर रियलाइज फ्रॉम द मिस्टर बी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंट पास जनरल एंट्री। अब 4 लाख का लोन था जिसमें से 40,000 रुपये ब्याज था। 40,000 रुपये ब्याज होने के बाद वो कह रहा है कि भैया नेक्स्ट ईयर में हुआ क्या कि हमें 40,000 में से 75% रिसीव्ड हो गया और बाकी बेड अप हो गया। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी आपको लोन देने की, तो आपने क्या करा, मर्चेंट अकाउंट से डेबिट करा और बैंक से लोन दे दी। पहली एंट्री लोन देने की हो गई, मर्चेंट अकाउंट डेबिट और बैंक से लोन पैसा दे दिया। और मर्चेंट अकाउंट मतलब मर्चेंट को कस्टमर अकाउंट, इधर मर्चेंट लिख दिया ना, मैं कस्टमर से एंट्री पास कराता हूँ आपके। सर इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, उसने कहा था 75% अमाउंट ही रियलाइज हुआ है। जब हम रियलाइज की बात करते हैं तो टोटल अमाउंट की रियलाइज की बात करते हैं। जो 4 लाख रुपए हमने उसको लोन दिया वो, और साथ में 40,000 का ब्याज, उसमें से 75% रियलाइज हुआ है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन होता है। पहली जनरल एंट्री क्या होगी? इसमें नहीं करता ये। देखो पहली जनरल एंट्री क्या होगी? पहली जनरल एंट्री होगी कि भाई जो हमारा कस्टमर है, जिसको हम मर्चेंट कह रहे हैं, उसको हम डेबिट करेंगे और टू बैंक से उसको लोन दे देंगे। तो पहली एंट्री होगी लोन देने की, 4 लाख 4 लाख, राइट। दूसरी एंट्री होगी साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करने की। तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो फिर से कस्टमर को हम क्या बनाएंगे, कस्टमर या मर्चेंट को क्या बनाएंगे, डेबिट करा, और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट हम देंगे, इंटरेस्ट जो हमें कमा लिया उस पर, वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में चले जाएगा 40,000 40,000, ठीक है सर। अब टोटल मुझे कितना कस्टमर से लेना है, टोटल डेप्ट कितना है, टोटल डेप्ट, डेप्ट नहीं बोलते इसको, टोटल डेटर, टोटल डेटर कितना, 4 लाख रुपये मुझे कस्टमर से लेना है और 40,000 इंटरेस्ट के लेना है, तो टोटल 4,40,000 रुपये का लेना है। और वो हमसे कह रहा था कि 75% रियलाइज हो गया, तो मतलब 25% अनरियलाइज है, तो 75% तो इसका मिल गया और 25% बेड अप हो गया। टोटल अमाउंट का देखते हैं हमेशा, किसका देखते हैं, टोटल अमाउंट का बेड अप हो गया। 75% कितना हो गया भाई, 4,40,000 का 75%, इसका मतलब 3,30,000 और 1,10,000 रुपये आपका बेड अप हो गया। अब आप एंट्री पास करोगे एक सिंगल एंट्री कैंसिल करने की, अब सारी कैंसिल करने की एंट्री। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो बेड अप हो गया उसको बेड अप अकाउंट में डालेंगे, जो पैसा रिसीव्ड हो गया उसको बैंक अकाउंट में डालेंगे, और बाकी तो पहले मैं लोन का करता हूँ। तो देखा जाए तो इसमें 3 लाख रुपए का लोन का है ना, और 30,000 ब्याज का है। सिमिलरली इसमें 1 लाख रुपए लोन का बेडअप है और 10,000 रुपये ब्याज का बेडअप है, यही तो है। क्वेश्चन पढ़ो। 4 लाख का लोन लिया तो उसका 75% रिसीव हुआ, मतलब 3 लाख रुपए रिसीव हुआ, तो पहले एंट्री करूंगा बैंक की, इसके बाद दूसरी सारी एंट्री, तीसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री देखो कैसी होगी, जो मैंने कस्टमर को लोन दिया था, अब कस्टमर मुझे पे करेगा, लोन वापस करेगा और ब्याज का पैसा भी देगा 1 साल बाद। तो कस्टमर ने मुझे कितना पे करा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब अगला ब्याज तो आएगा नहीं, तो वहीं से हम कहानी खत्म करेंगे। तो कस्टमर ने हमें 4 लाख रुपए देने थे, कस्टमर से हमने 4 लाख रुपए लेने थे, 75% ही रियलाइज हुआ, बाकी बेडअप हो गया, ठीक। तो जो पैसा आ गया लोन, जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया वो तो डाल दो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, कितना आ गया 3 लाख रुपए। और जो पैसा नहीं आया उसको बेडअप अकाउंट में डालो। ये है लोन को कैंसिल करने की एंट्री, क्योंकि वो कस्टमर ही क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। और टू कस्टमर को पूरे, कस्टमर या मर्चेंट जो आपको बनाया था वो पूरे 4 लाख से कैंसिल कर दो। मैं कह रहा हूँ कस्टमर से 4 लाख लेने थे भैया, 3 लाख रुपए आ गए और 1 लाख रुपए बेडअप हो गया, ये एंट्री है अगली। फोर्थ, अब इंटरेस्ट का भी करो। जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कैंसिल होगा 40,000 से, और जो रिसीव्ड हो गया वो इंटरेस्ट अकाउंट में चले जाएगा। और जो आपका रिसीव नहीं हुआ है उससे आप कस्टमर या मर्चेंट को कैंसिल कर दोगे। जो रिसीव्ड हो गया वो 30,000 रुपये, जो रिसीव नहीं हुआ वो 10,000 रुपये, ठीक है जी। अब जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया है उससे पैसा लेकर कस्टमर को भी कैंसिल करो, बैंक से पैसा आ गया,
देखो कस्टमर अभी कितने से कैंसिल हुआ है, इंटरेस्ट के अमाउंट से 10,000 से 40 से कैंसिल करना है, तो ये देखो बैंक से पैसा आया और कस्टमर, ये मर्चेंट कैंसिल हो गया। 40,000 40,000, ओ 40 नहीं 30, जितना इंटरेस्ट सीट हो उतने से 30,000 और 30,000। और सर इंटरेस्ट की एंट्री को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट डेबिट करो, इनकम है कैंसिल करो और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज दो 30,000 30,000। इसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि भैया एक अकाउंट बनाकर दिखाओ मर्चेंट अकाउंट, तो मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, जहां जहां मर्चेंट है डेबिट, लेजर पोस्टिंग करनी आती है ना, एंट्री से लेजर पोस्टिंग, ये आपके पास छोड़ दिया मैंने। एंट्री से लेजर पोस्टिंग करनी है, जहां जहां मर्चेंट डेबिट है क्रेडिट है उसको ट्रांसफर कर लो। जैसे कि इधर मर्चेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बैंक की वजह से डेबिट साइड में चले जाएगा। इधर मर्चेंट हो रहा है डेबिट, किसकी वजह से, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट की वजह से, देखो बैंक की वजह से डेबिट हुआ 4 लाख, इंटरेस्ट अब क्रेडिट होगा तो यहाँ, जैसे ये साल के शुरू का था, अब साल के एंड में अगले साल होगा, तो ये एंट्री होगी अगले साल की जिसकी वजह से मर्चेंट क्रेडिट हो रहा है, ये एंट्री आपको करनी है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया। खत्म हो गया जी पहला टॉपिक, इंटरेस्ट सस्पेंस वाला। अगला टॉपिक कहता है एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशन। दीज आर द लाइबिलिटी फॉर बैंक विच आर टेकन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर एंड अपीयर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंडोर्समेंट आपने देखा होगा, जब मैं बिल एंडोर्स करवाता हूं या एक्सेप्टेंस होती है किसी चीज की, कोई अदर ऑब्लिगेशन, ये मतलब ये क्या है, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट या ऑब्लिगेशन, ये एक तरीके की क्या है सर, लाइबिलिटी है बैंक के ऊपर। दीज आर द लाइबिलिटी फॉर बैंक विच आर टेकन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर के लिए लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है, वो है ये एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट या अदर ऑब्लिगेशन। फॉर दिस पर्पस बैंक टेक, इधर देख लो, फॉर दिस पर्पस बैंक टेक करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट्स एंड एडुकेट सिक्योरिटी फ्रॉम द कस्टमर टू अवॉइड एनी ट्रबल विच मे बी इन अ फ्यूचर। तो बैंक इस केस के अंदर कुछ सिक्योरिटीज कस्टमर से ले लेता है, भाई हम अपने तुम्हारे बिहाफ पर अपने ऊपर लायबिलिटी बना रहे हैं, तो कुछ सिक्योरिटीज आपसे हम लेके चलेंगे, जिससे कोई फर्दर आगे कोई दिक्कत आए तो हम उस सिक्योरिटी को कंसीडर करते हुए अपना रिकवर कर लेंगे, जो भी चीज रिकवर करना है। अभी सर क्या होता है, जैसे ये प्रोमिसरी नोट, आपने प्रोमिसरी नोट के बारे में समझा होगा, सुना होगा। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बाइंग इन अ क्रेडिट प्रॉमिस टू पे 3 मंथ। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, ऐसे उधार नहीं दे सकता, मैं क्रेडिट में तभी दे पाऊंगा जब आप के बिहाफ पर कोई गारंटी देगा। तो मिस्टर ए ने क्या करा, कहा कि भाई मिस्टर बी मुझे लोन चाहिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये लोन 3 महीने में पे कर दूंगा। मिस्टर बी ने कहा कि भाई मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है और ये पैसा जो आपको मैं दूंगा इसके बिहाफ पर मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आपके बिहाफ पर कोई गारंटी मुझे देगा कि हाँ कल को आप अगर पैसा नहीं दोगे तो जो गारंटर है वो लाइबल हो जाएगा उस चीज के लिए। तो यहाँ पर अब बैंक गारंटर बनकर आता है, तो इसलिए बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है। कस्टमर के मतलब मिस्टर ए के पास कोई बैंक होगा तो उसने बोला होगा बैंक आप मेरे बिहाफ पर गारंटी दे दो, तो कस्टमर है बैंक का, तो बैंक ने क्या कहा मैं रेडी हूँ गारंटी देने के लिए, तो बैंक ने गारंटी दे दी। अब बैंक कस्टमर के बिहाफ पर, अपने कस्टमर के बिहाफ पर गारंटी आपका होगा, बैंक को क्या बेनिफिट, बैंक कुछ चार्जेस लेता है, ऐसे थोड़ी गारंटी देगा, तो बैंक कुछ बेनिफिट होता है बैंक को तब भी करता है। ठीक है, तो बैंक ने मिस्टर ए के बिहाफ पर गारंटी दी कि अगर मिस्टर ए डिफॉल्ट करेंगे तो हमारा पैसा, हम गारंटी दे रहे हैं, हम आपका पैसा दे देंगे। ठीक है सर, चलिए, तो ये थी ऑब्लिगेशन जो एक कस्टमर के ऊपर आ जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें एक चीज निकालनी होती है, नेट गारंटी गिवन बाय द बैंक, नेट गारंटी गिवन बाय द बैंक। अब देखिए नेट गारंटी गिवन बाय द बैंक, इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास ऑन इस साल नेट गारंटी कितनी है जो अभी बैंक को और देनी है जिसने गारंटी दे रखी है। अब देखो होता क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस, ये ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब क्या है, इस ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि पिछले साल बैंक ने कितनी गारंटी दी थी, ये है ओपनिंग बैलेंसेस। करंट ईयर में गारंटी कितनी दी है बैंक ने, वह है करंट, तो ये हो गया टोटल गारंटी जो अभी तक बैंक ने प्रोवाइड कर दी है। कि मान लो पिछले साल 5 लाख की बैंक ने गारंटी दी किसी कस्टमर के ब्याह पर, इस बार किसी कस्टमर के ब्याह पर 2 लाख रुपए की गारंटी दे दी, तो टोटल 7 लाख रुपए की गारंटी कस्टमर ने गारंटी बैंक ने दे दी। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक बात बताओ सर, अगर मिस्टर ए ने कहा कि बैंक मेरे ब्याह पर आप गारंटी दे दो, मैं इनको 3 महीने में प्रॉमिस कर रहा हूँ पे करने की, तो बैंक ने गारंटी दी, तो वो यहाँ जुड़ गया होगा करंट ईयर में। ठीक है, अब मान लो सर इस मिस्टर ए ने 3 महीने में पे कर दिया, अब जब मिस्टर ए ने बी को पे कर दिया तो बी को सारा पैसा मिल गया ना, तो बैंक की गारंटी यहां पर खत्म होगी ना। बैंक की गारंटी तो तब तक ही रहेगी ना जब तक मिस्टर ए पे नहीं कर रहा।
अब मिस्टर ए ने भाई ईमानदार लड़का था, ईमानदार पर्सन था, मिस्टर ए ने पे कर दिया है, मिस्टर ए ने पे कर दिया है, तो भाई बी अब चले जाएगा अपना पैसा लेकर, तो गारंटी खत्म। तो बैंक की गारंटी इस तरीके से खत्म होती है। या तो सर कस्टमर पेमेंट कर दे तब बैंक की गारंटी खत्म हो जाती है, तो कम हो जाएगी। पहले आप देखो पिछले साल कितनी गारंटी दी थी, इस साल कितनी, दोनों को जोड़ दो, टोटल गारंटी दे दी, जिसमें से कस्टमरों ने कितनी पेमेंट कर दी, जिनके ब्याह पर गारंटी दी, जिन्होंने कस्टमर ने पे कर दिया वहां से गारंटी खत्म हो जाएगी बैंक की, जो कस्टमर पे कर चुका, मिस्टर बी अपने रास्ते जाएगा। अब कई बार होता है कि मिस्टर ए पे नहीं कर पाते, अब मिस्टर ए पे नहीं करते मान लो, तो बैंक अब यहाँ पर आ जाएगा बीच में, बैंक को पे करना पड़ेगा मिस्टर ए के ब्याह पर, ठीक है ना, बैंक को पे करना। अब बैंक ऐसे लॉस थोड़ी होगा बैंक को, बैंक ने मिस्टर ए पर सिक्योरिटी भी ली हुई है, ऐसे लॉस नहीं होगा सर। बैंक ऐसे गारंटी देता, अपना लॉस क्यों करवाएगा भाई, बैंक गारंटी दे दी, ठीक है भाई, तुम अपनी प्रॉपर्टी रखो, कुछ सिक्योरिटी रखो, कल को तुम अगर डिफॉल्ट करते हो तो हमें भी तो लॉस हो जाएगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी रख लेता है। तो मान लो मिस्टर ए ने पे नहीं करा और बैंक ने मिस्टर ए के ब्याह पर जो गारंटी दी थी वो पे करा, बैंक गारंटी दे रहा तो पे करेगा। अब भाई बैंक पे करेगा तब भी तो गारंटी कम हो जाएगी ना। अब क्या फिर से बैंक ने मान लो पे कर दिया मिस्टर बी को, तो अब क्या मिस्टर बी के वाले ऊपर फिर से गारंटी रहेगी बैंक की, अब पे कर तो दिया भाई, अब तो जा अपने रास्ता, किस बात की गारंटी। तो चाहे कस्टमर पे करे चाहे बैंक पे करे, गारंटी दोनों में ही कायम होती है बैंक की। अब एक कस्टमर ने 2 लाख पे करा, बैंक ने भी 2 लाख पे करे, किसी कस्टमर के भी 4 लाख पे कर दिया टोटल, तो उतने से गारंटी कम हो जाएगी, तो नेट गारंटी जो बैंक को अब और पे करनी है। और इसी को जब हम लेजर में प्रेजेंट करते हैं उसको जनरल लेजर कहते हैं। ये देखो लेजर में प्रेजेंट करते हैं उसी को जनरल लेजर कहते हैं। इन जनरल लेजर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन, एक्सेप्टेंस बस इसी को हमने क्या करा है लेजर अकाउंट में प्रेजेंट करा है, बस और कुछ नहीं करा। यह है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन है, ठीक है सर। अब यहाँ पर मुझे एक बुक खोलनी पड़ेगी तभी हो पाएगा ये कॉर्पोरेट अकाउंट की। बस आप इस बात का ध्यान रखना कि बैंक के ऊपर जो बैंक जो गारंटी देता है ना, उस टोटल गारंटी कैसे कम होती है। या तो कस्टमर ने पे करने का वादा किया था, प्रॉमिस करा था, उस टाइम पे पे कर दिया, या कस्टमर ने पे करा तो बैंक ने पे कर दिया, है ना। कस्टमर ने पे नहीं करा तो बैंक ने पे कर दिया। तो चाहे कोई भी पे करे दोस्त, गारंटी कम होगी बैंक की दोनों में से। अब देखिए जब बैंक गारंटी देगा तो बैंक के ऊपर बनती है लाइबिलिटी, ठीक है। जब सुनते रहो मैं खोल रहा हूँ, बैंक जब गारंटी देता है तो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी बनती है। जब बैंक की गारंटी खत्म हो जाएगी तो लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, लाइबिलिटी भी दोस्त खत्म हो जाएगी। इधर देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल प्रिपेयर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। तो इसमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है और अकाउंट बनाने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ी। वुड अपीयर इन द जनरल लेजर, तो मैंने भी यहाँ पर अकाउंट बनाकर तैयार करा। इधर देखो कहाँ गया भाई वो, ये इन जनरल लेजर में एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, बड़ा सिंपल सा है। बस आपको ये जो लाइन लिखी है ना, टू कॉन्स्टिट्यूट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटी एंडोर्समेंट, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। यही लाइन से आप हर जगह एंट्री पास करेंगे। और ब्रैकेट में देखो मैंने क्या करा, देखो सब जगह एक ही वर्ड यूज करा है, तो ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। अकाउंट का नाम है, इससे आप कैंसिल या फिर बढ़ाओगे लायबिलिटी या खत्म करोगे ये अकाउंट से। टू कॉन्स्टिट्यूट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटी एंडोर्समेंट एक्सेट्रा, ब्रैकेट में लिख दोगे जो काम आपका हुआ है। देखिए आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल, फ्रॉम द नीचे दी गई डिटेल में आपको एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट बनाना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 1 अप्रैल 2021 को एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाई अबाउट 33,45,000। 1 अप्रैल को हमने क्या करा, एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाई, मतलब एक्सेप्टेंस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब ये बैंक की गारंटी है पिछले साल तक की। 1 अप्रैल का मतलब वो पिछले साल, जिसमें से आउट ऑफ विच, जिसमें से पिछले साल में से जो गारंटी दी थी बैंक ने, उसमें से 30 लाख रुपए सब्सिक्वेंटली पेड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कस्टमर ने पे कर दिया, गारंटी कम हो जाएगी। एंड द बैंक हैड ऑनर टू रेस्ट, एंड बैंक ने बाकी अमाउंट पे कर दिया। तो 30 लाख कस्टमर ने पे कर दिया, 3,45,000 बैंक ने पे कर दिया, तो दोनों से गारंटी कम होगी, राइट। एज स्क्रूटनी, जब हमने चेकिंग करी अकाउंट्स की, था एक्सेप्टेंस रजिस्टर रिवील द फ्लोइंग डिटेल। अब कुछ नीचे डिटेल ये देखिए, कुछ यहाँ पर पता चला। एक क्लाइंट पी था, एक क्यू था, आर एस टी एक्स, इस तरीके से क्लाइंट था, इनकी गारंटी इस तरीके से दे रखी थी। और यहाँ पर बता रखा है कि गारंटी कैसे कैसे पे करी हुई है। बैंक ने इतना पे करा, पार्टली बैंक ने पे करा, पार्टली फेल टू पे एंड बैंक इज ऑनर टू, पार्टली कस्टमर आधा पे करना फेल हो गया, तो आधा जो कस्टमर, जैसे जैसे ही कस्टमर ने फेल करा पेमेंट करने के लिए, बैंक फिर आ जाएगा यहाँ पे करने के लिए। अगर बैंक ने पे करा तो लिख देगा बैंक ऑनर्ड, ठीक है जी। अगर कस्टमर ने पे करा लिख देगा कस्टमर ऑनर, पर यहाँ लिखा है पार्टली पेड ऑफ,
पार्टली पेड का मतलब पार्टली बैंक ने पे करा और पार्टली कस्टमर ने पे करा है। पार्टली फेल टू पे, बैंक कस्टमर ने पार्टली फेल करा, इसकी वजह से बैंक ने फिर पे करा इतना। नॉट सेटिस्फाइड अप टू डू मतलब यही नीचे नॉट सर्टिफाइड इस तरीके से दे रखा है। ये टोटल आपके पास हो गया। फिर से यहाँ पर आ गया, फिर से क्लाइंट आ गए, फिर से गारंटी दी, फिर से ये चीज़ें हुई। ठीक है सर, अब करना कैसे होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड से, जो गारंटी बैंक देगा उसको क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाई बैलेंस शीट। और बैंक ने पिछले साल की गारंटी मिलाकर दी थी 33,45,000, पिछले साल की गारंटी है, ठीक है ना, इस साल की नहीं है, पिछले साल की है। पिछले साल की गारंटी इस साल की गारंटी जोड़ देंगे और जितना इतना पे करेंगे उसको माइनस करते जाएंगे। गारंटी अगर बढ़ती है बैंक की तो लायबिलिटी साइड से, घटेगी तो डेबिट साइड से। देखिए 1 अप्रैल 2021 को हमने क्या करा, बैंक क्लाइंट ने पेड बाई क्लाइंट 30 लाख रुपए क्लाइंट ने पे करा, फिर कुछ बैंक ने पे कर दिया। तो ये तो वो हो गया 1 अप्रैल को जो वाली गारंटी दी थी ना पिछले साल तक, वो खत्म हो गई। कुछ क्लाइंट ने पे करा, कुछ बैंक ने पे करा। नाम देख लो, नाम यही आएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। टू कॉन्स्टिट्यूट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटी एंडोर्समेंट अकाउंट, ये स्टडी मैट यूज कर रहा, तो यही आपको यूज करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद हम नई लायबिलिटी जनरेट होती है। नई लायबिलिटी जनरेट होती है तब देखेंगे नई लायबिलिटी कौन सी जनरेट हुई। ये देखो यहां से पी क्लाइंट की 15 लाख, क्यू क्लाइंट की 18 लाख, आर की इतनी, इसकी इतनी 12, इसकी 7.5 और इसकी एक्स टोटल हो गया 64,05,000। ये नई लायबिलिटी जनरेट हुई 64,05,000। देखो सबका लिख दिया ना, पी ये सब लिखने के बाद टोटल लिख दिया 64,05,000। अब यहां से ये देखो किसने कितना कितना पे करा है। अब यहाँ पर ये हुआ कि बैंक ने पे कर दिया था। देखो बैंक ने पे करा 10/6/2021 को, बैंक ने, तो यहाँ लिख दिया 10/6/2021 को पेड बाय बैंक 15 लाख रुपए, तो ये 15 लाख तो गए। ठीक है, उसके बाद ये देखो कि पार्टली पेड अप करा है 30/9/2021 को, तो 30/9/2021 को क्लाइंट ने आधा पे करा है और आधा बैंक ने पे करा है। पार्टली पेड अप, और सॉरी माय मिस्टेक, पार्टली नहीं लिखा, पार्टी लिखा है, वो पार्टी, पार्टी फेल्ड, पार्टी लिखा है, पार्टली सोची मैंने, पार्टी, पार्टी का मतलब वो कस्टमर। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा ये क्या है नीचे, ये ना ऊपर का नीचे कॉपी हो गया, तो ये 2 बार कॉपी हो गया, ये कुछ नहीं है, ये ऊपर का नीचे कॉपी हो रखा है 2 बार। ये देखो ऊपर का ही नीचे कॉपी कर दिया गलती से, तो ये 2 बार कॉपी हो गया, तो इसको इग्नोर करते हुए ऊपर तक ही है क्वेश्चन, यहीं तक है क्वेश्चन, यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ तक क्वेश्चन। अब जरा ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है पार्टली पेड अप का, पार्टी पार्टली सोच रहा था मैं, सॉरी माय मिस्टेक। पार्टी है वो, पार्टी मतलब कस्टमर ने, इधर बैंक ने पे करा है 10/6/2021 को, इस वाले अमाउंट को किसने पे करा है, कस्टमर ने पे करा है 30/9। जब कस्टमर बैंक की लायबिलिटी गारंटी देगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, जब पे हो जाएगा देखो यहाँ पर 30/9/2021 को पेड बाई क्लाइंट 18 लाख रुपए। ओके, इसके बाद पार्टी जो है वो फेल हो गई पे करने के लिए और बैंक ने फिर पे करा 30/11/2021 को, तो ये आर जो है 7.5 लाख रुपए जो गारंटी दी आर के ब्याह पर, वो आर ने पे नहीं करके पार्टी ने पे नहीं करा, वो बैंक ने पे करा। देखो यहाँ पे लिखा 30/11 पेड बाय बैंक 7.5 लाख रुपए। बताओ क्या सिंपल है या नहीं है, बताओ। बैंक अगर गारंटी दे रहा है तो लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है, और कस्टमर ने पे करा हो या बैंक ने पे करा हो, वो नाम आ जाएगा इस तरीके से, एक हेडिंग डलेगी, एक अकाउंट डलेगा एक वैसे, और उसके बाद डिपेंड करना है कि किसने कितना पे करा हुआ है। ठीक है, और जो पे नहीं करा, जैसे कि ये यहाँ लिखा है नॉट सर्टिफाई अप टू 31/3/2021 का मतलब मैच्योरिटी डेट नहीं आई है अभी इसकी पे करने की, तो अभी वो चल ही रहा है। जैसे ही मैंने आपसे कहा था ना 3 महीने का प्रॉमिस करता हूं मैं पे करने के लिए, तो अभी वो 2 महीने में ही है। जब 30 महीने आएंगे तभी तो डिसाइड करेंगे ना कि बैंक ने पे करा, गारंटी बैंक पे करेगा या क्लाइंट पे करेगा, तो अभी वो मैच्योरिटी डेट नहीं आई, इसका मतलब नॉट सर्टिफाई। तो इनकी लेकर अभी तक कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये अभी स्टिल गारंटी है, मतलब बैंक की अभी स्टिल गारंटी है, इतना गारंटी बैंक ने दे रखी है। तो वही तो करा हमने, हमने ये देखा कि टोटल ये पिछले साल की गारंटी, ये करंट ईयर की गारंटी, टोटल गारंटी ये हो गई, जिसमें से जितना पे करा बैंक या क्लाइंट ने उससे गारंटी कम होगी, और जो पे नहीं करा वो अभी तक गारंटी बैंक के ऊपर बनी हुई है। ये लायबिलिटी साइड है बैंक के ऊपर कि इतनी गारंटी, जब इनकी मैच्योरिटी डेट आएगी तब देखा जाएगा कि क्लाइंट ने पे करा या बैंक ने पे करा, फिर यहाँ से यही अकाउंट बनाकर फिर कम कर देंगे। ये था सर पूरा क्वेश्चन इसका, और यहाँ पर सर ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। इधर देखिए, तो यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम ये 4 पॉइंट खत्म कर देंगे, इसमें कुछ नहीं है चारों पॉइंट में। रिबेट का कंसेप्ट आपको पता है, रीजन क्यों है, पता क्यों है रिबेट का कंसेप्ट। रिबेट सर बिल डिस्काउंटिंग में आपने सीखा था, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर 11th क्लास में, फाउंडेशन में, इंटर में, कितना सीखा था, है ना। तो रिबेट का वही है, रिबेट वाला जिसमें बिल डिस्काउंटिंग करते हैं हम। इसके बाद सिक्योर एंड अनसिक्योर एडवांस, इसके अंदर एक फॉर्मूला है जो सिखाना है। एक मिनट को मैं ये करा सकता हूँ अभी।
आपने वो पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम है कंपाउंड इंटरेस्ट सिक्योर एंड अनसिक्योर एडवांस पे। इसलिए कहा जाता है कि फाउंडेशन में जो मैथ होती है वो जरूर पढ़नी चाहिए। फाउंडेशन के बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया था अभी मैंने क्लास में ही, तो इसलिए फाउंडेशन के स्टूडेंट को मैथ हमेशा पढ़नी चाहिए। सिक्योर एंड अनसिक्योर एडवांसेस क्या कहता है? व्हेन बैंक ग्रांट एडवांस टू इट्स कस्टमर अगेंस्ट एनी टेंजिबल सिक्योरिटी इज कॉल्ड सिक्योर एडवांस। सिक्योर एडवांस का मतलब है बैंक अपने कस्टमर को कुछ एडवांस ग्रांट करता है और उसके ब्याज पर सिक्योरिटी रख लेता है, उसको सिक्योर एडवांस कहते हैं। अनसिक्योर में क्या होता है कि बैंक गारंटी एडवांस तो देता है कस्टमर को पर उसके ब्याज पर कोई सिक्योरिटी नहीं रखता, उसको बोला अनसिक्योर एडवांस। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली बैंक पे कितना हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब जब हम एडवांस देंगे दोस्त, भाई मैं बैंक हूँ और मैंने आपको एडवांस दिया, चाहे सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर, मैं जब आपको एडवांस दूंगा तो आप पे ब्याज लूंगा नहीं लूंगा? ऐसे तो नहीं दूंगा आपको उधार पे पैसा, तो मैं एडवांस जो दूंगा उस पर मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो वो इंटरेस्ट जब आप लेते हो तो उसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n-1। ये है सर फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो अच्छा एक ब्रैकेट और लगा लो, -1 अंदर करना है, फिर ये इधर जो CI है ये, इसको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो R है इसको हमने रेट कहा, रेट, ये जो N है इसको हमने कहा नंबर्स ऑफ टाइम। अब होता क्या है, देखिए R क्या होता है, अगर आप जो इंटरेस्ट है वो आप हाफ ईयरली बेसिस पर ले रहे हो, हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, वैसे तो देखो अगर मैंने साल के शुरू में लोन लिया, मैंने मान लो 1 लाख रुपए यहाँ पर किसी को लोन दिया, 1 लाख रुपए का लोन दिया और मैं साल के एंड में जाकर ये देख रहा हूँ कि भाई मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो 10% के रेट से साल में कितना होगा, तो आप कहोगे 1 लाख का 10% निकालूंगा तो 10,000 हो जाएगा, तो 1,10,000 हो जाएगा मेरे साल के एंड में। पर हाफ ईयरली की केस के अंदर क्या होता है, हाफ ईयरली में होता यह है कि आप साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, एक बार नहीं। ईयरली में क्या होता है, आप एक बार करते हो तो साल में 2 बार होगा, तो होगा क्या, पहले 1 लाख पर 10% था ना, 10 का आधा कर दिया, साल में 2 बार होगा ना तो आधा कर दिया रेट 5%, तो 1 लाख का 5% हो गया 1,05,000। तो अब कंपाउंड हाफ ईयरली में क्या होता है, जो अगली बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे होगा ना कि इस अमाउंट पर, ये फर्क होता है हाफ ईयरली में। तो अब फिर से 5% जो कैलकुलेट होगा वो 1,05,000 पे होगा, तो एंड अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,05,000 का 5% निकाला तो 5,250 और इसको जोड़ दिया 1,05,000 में, तो अब 1,10,200, पहले 1,10,000 बन रहा था ना, अब हाफ ईयरली करने से क्या हुआ 1,10,250 बन रहा है। तो हाफ ईयरली में होता क्या है, जो हमारा रेट होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और जो हमारा एन होता है ना, एन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, 2 बार। इसी तरीके से सर क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली। अब जिन स्टूडेंट ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है देखो उनको तो ऐसा लग रहा होगा चुटकियों में कर दूंगा मैं, तो ये तो मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता रहा हूँ। तो क्वार्टरली में होता क्या है कि आप साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। कितनी बार कैलकुलेट करते हो, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो साल में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास रेट 10 दे रखा है तो उसको 4 से डिवाइड करना होगा आपको, क्योंकि आप साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो क्वार्टरली बेसिस पे। जैसे 1 लाख यहाँ लगाया तो यहाँ हो गया 1,04,000, तो अब इंटरेस्ट जो लगाया जाएगा ना इस क्वार्टर का वो इस पे लगाया जाएगा, यहाँ हो जाएगा मान लो 1,06,000, तो अब इस क्वार्टर का इंटरेस्ट इस पे लगाया जाएगा, प्रिंसिपल में नहीं लगाया था, जो बैलेंस बच जाए अभी हो गया मान लो 1,08,000, तो इस पे लगाया जाएगा। तो क्वार्टरली बेसिस कहता है आप साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो रेट को 4 से डिवाइड करके चारों क्वार्टर का रेट निकाल लो। और एन का मतलब होता है कि एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, 4 बार, तो एन को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। लेट सपोज कि एन का मतलब है आपके पास एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो इस तरीके से अगर आपने 2 साल के लिए पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रखा है या बैंक से पैसा लिया हुआ है, तो अगर एक साल में 4 बार तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 8 बार। तो टाइम भी मैटर करता है। तो एन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो टाइम आपको दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना होगा कि एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। आप देखो क्वार्टरली ना करके आप मंथली करोगे कि मुझे हर मंथ में इंटरेस्ट चाहिए, तो एक साल में 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो फिर टाइम मान लो आपने मेरा जो पैसा लिया है बैंक से वो 3 साल के लिए लिया है, तो एक साल में 12 बार, तो 3 साल में 36 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो एन को फिर एन जो होगा 36 आ जाएगा। तो यहां पर एन जो है वो डिफर करता है, एन की वैल्यू क्या करती है, डिफर करती है कि एन का मतलब है कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी बार को इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड।
आर का मतलब है कि एक साल में, एक साल का रेट दे रखा होगा। अगर क्वार्टरली है तो उसको 4 हिस्सों में बांटो, मंथली है उसको 12 हिस्सों में बांटो, रेट को हाफ ईयरली तो उसको 2 हिस्सों में बांटो। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन आती है। जैसे ये अमाउंट है, कह रहा है प्रिंसिपल हमने लगाया 5 लाख रुपए, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल लगाया 5 लाख रुपए का, रेट आपको दे रखा है 16% का, टाइम आपको दे रखा है 5 साल, टाइम आपको दे रखा है 5 साल, 5 साल दे रखा है टाइम। और आपसे कह रहा है हाफ ईयरली कह रहा है, क्वार्टरली कह रहा है। ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो दो चीज आएगी, अगर क्वार्टरली है तो रेट को 4 से डिवाइड, एन को 4 से मल्टीप्लाई, हाफ ईयरली तो रेट को 2 से डिवाइड, एन को 2 से डिवाइड करना होगा। बनाने दो एक बार, क्वेश्चन देखने दो क्या करवाया था क्लास के अंदर। एक 31/12 से 31/21, 4 बार यहाँ हो गया, 31 मार्च 2022, 3 महीने ये हो गया, 12 से 31 मार्च, 3 महीने ये हो गया, एक क्वार्टर ये हो गया, 4 क्वार्टर ये हो गया। ओके, ये देखो सर, ये देखो क्या दे रखा है आपको, इधर देखिए 5 लाख रुपए का लोन था, 16% का रेट दे रखा पूरे साल का, और आपसे कह रहा है 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट निकालो, और आप खड़े हो 31/12/2020 में। अब मुझे बताओ 2020 से लेकर 2021 तक कितने महीने हो गए? 3 महीने ही हो गए। मतलब 3 महीने होगा तो एक क्वार्टर ये हो गया, और ये पूरे साल हो गए। पूरे साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर। इसका मतलब 4 क्वार्टर में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और एक क्वार्टर में एक बार होगा। मतलब हर क्वार्टरली के बेसिस पे कर रहे हैं काम। किसके बेसिस पे कर रहे हैं? क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 पर 22 तक 5 क्वार्टर होते हैं। 3 महीने का एक क्वार्टर ये हो गया, और पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3 3 महीने के, तो 5 क्वार्टर। तो 5 क्वार्टर का मतलब 5 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप। और सर क्योंकि आपका जो रेट है 16%, उसका जो रेट दे रखा है वो पूरे साल का दे रखा है, 4 क्वार्टर का होगा ना, 16% पूरे साल का मतलब 4 क्वार्टर का, तो एक क्वार्टर का रेट क्या होगा? 3% होगा। तो अब इसको दो में तरीके से निकाल सकते हो। पहले तुम लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड क्या कहता है? 31/12/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, मतलब पहले ये 3 महीने का निकालो। ये देखो पहले ये 3 महीने का निकालो, ठीक है, ये 3 महीने का लॉन्ग मेथड है ये। 5 लाख रुपए लगाए, 16% के रेट है, 3/12 करा। 3/12 क्यों करा? 3 महीने का निकाला। या तो ऐसा करो 5 लाख रुपए लगाए, 4% से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4% वो रेट है। 3/12 करना है 16% को, 16 को 3/12 करने का मतलब ही यही हुआ 4% यार। इसको करने का मतलब ये है कि आप पूरे रेट को 12 महीने का रेट है, 3 महीने में बांट रहे हो, मतलब 4% आएगा वो। 20,000 रुपये हो गया। अब ये 20,000 यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो 5 20 हो जाएगा। अगली बार थे 3 महीने का निकालने के लिए 5 20 का फिर 4% निकालोगे, ये आ जाएगा। फिर ये जोड़ो यहाँ पर 5 40 आ जाओ, फिर 4% निकालो, ये आएगा। फिर ये जोड़ो, ये लॉन्ग मेथड है कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट जो आएगा वो ब्याज अगले महीने के ब्याज में जोड़ा जाएगा, प्रिंसिपल में जोड़ा जाएगा। अब सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल लगाया आपने 5 लाख रुपए, वन आपका एज इट इज, रेट आपने दे दिया 4%, एक क्वार्टर का रेट निकाल लिया। ऐसे कितने क्वार्टर निकालेंगे? 5 क्वार्टर। तो आपने कैलकुलेट करा, इसको 4 को 100 से डिवाइड करा, 0.04 आ रहा, 1 प्लस करा, 1.04 की पावर 5 करी, 1.04 की पावर 5 करी, उसमें से 1 माइनस करा, और इसको करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया 5 लाख से, डायरेक्टली आ गया आपके पास 1,08,375। इस तरीके से तो इतना ब्याज है जो आउटस्टैंडिंग है। और लॉन्ग मेथड से भी यही आएगा। लॉन्ग मेथड में होता है कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और जो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो अगले 3 महीने के शुरुआत के प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ा जाएगा। कंपाउंड में ये होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे हम ब्याज देते हैं, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना लिया था? 5 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है? इतना। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 6,08,000 रुपए का। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पता क्या बोला था? क्वेश्चन ने हमें दे रखा था कि सिक्योर अमाउंट कितना है। तो क्वेश्चन ने कहा 7,000 इंटू 80 के हिसाब से सिक्योरिटी पड़ी हमारे पास। मान लो 7,000 शेयर होंगे, क्वेश्चन मैंने दिखाया नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। 7,000 शेयर या डिवेंचर होंगे 80 रुपए वाले, तो उसको मल्टीप्लाई का तो सिक्योरिटी पड़ी है, और जो अनसिक्योर है वो। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था सिक्योर कितना है और अनसिक्योर कितना है। तो सिक्योरिटी हमने 65, अनसिक्योरिटी हमने निकाली। अनसिक्योर निकालने का मेन पर्पस है इधर कि 5 लाख का लोन था, उस पर ब्याज बना इतना,
उस 5 लाख के लोन पे उतने 5 क्वार्टर का ब्याज था इतना, टोटल लोन इतना हो गया, टोटल लोन में से आपकी सिक्योर अमाउंट कितना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि देखो ये सिक्योर अमाउंट है 7,000 शेयर 80 के हिसाब से सिक्योरिटी रख ली है, 5,60,000 का सिक्योर है, तो अनसिक्योर कितना हुआ ये, तो कैलकुलेशन में हमें पूछा गया होगा अनसिक्योर कितना है। ठीक है सर, चलिए ये तो अलग चीज है, ये तो बिल्कुल, तो हमने क्या करा सर, जो मैं अभी आपको कराया है ना, ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये सिक्योर अनसिक्योर एडवांस वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ये कहीं ना कहीं इसी में होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, दिखा देता हूँ, देखो आप कह रहे थे ना बुक का यही क्वेश्चन है, इधर देखो 5 लाख रुपए का एडवांस लिया, कब लिया है 31/12/2020 तक, 16% पूरे साल का है, कंपाउंड क्वार्टरली करना है, क्वार्टरली का मतलब 16% को 4 से डिवाइड करोगे तो 4% का रेट आ जाएगा एक क्वार्टर का। तो 31/12/2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने क्वार्टर होते हैं, 5 क्वार्टर निकला है। ठीक है, जो एन हमारा 5 हो गया। सिक्योरिटी हमने देखा, सिक्योरिटी फॉर 7,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वैल्यू आज 90 रुपए है, देयर इज नो प्रीपेमेंट ऑफ टिल द वैल्यू ऑफ शेयर डिक्लाइन टू 80 रुपीज। अब आप आज एक, वैसे तो 100 रुपए का शेयर था पर आज वो 80 रुपए का हो गया, तो अगर मैं कंपनी आज बैंक अगर आज वो शेयर बेचा जाएगा तो 80 रुपए ही इसको मिलेंगे। तो सिक्योर अमाउंट कितना है 7,000 शेयर इंटू 80 रुपए के हिसाब से, तो वो ये 5 लाख का लोन लिया आपने। ठीक है, उसमें से 1,08,000 समथिंग कुछ आपका इंटरेस्ट बना, तो 6,08,000 में 5,60 का आपका वो है, तो अनसिक्योर निकल जाएगा। तो बताया, वही पूछ रहा था आपसे कि अनसिक्योर क्लासीफाई द लोन एज अ सिक्योर एंड अनसिक्योर, तो हमने वही क्लासीफाई करा है कि उसमें कितना सिक्योर और कितना अनसिक्योर है। समझ में आया दोस्त, कितना सिक्योर और कितना अनसिक्योर है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा था इसमें एक बड़ा वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सिक्योर कितना है और अनसिक्योर कितना है, यह आ गया 7,000 शेयर इंटू 80 के हिसाब से, और टोटल लाइबिलिटी में सिक्योर अमाउंट हटा दो तो अनसिक्योर अमाउंट बचेगा 48,326। ये आपके पास बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा। अब इधर देख लो सर, नेक्स्ट क्लास में आपको 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ाने हैं और ये बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फिर गारंटी कह रहा हूँ, मेरी बात को मानिए, बैंकिंग चैप्टर छोड़कर मत जाइए। अब ये 5 टॉपिक कवर कर लीजिए बस बैंकिंग चैप्टर के, 1, 2 और 3 मैं करा चुका हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये 2 करा दूंगा और बैंकिंग चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा 2 क्लास के अंदर, बस खत्म हो जाएगा सर। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के सेशन को इतना ही समाप्त रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बैंकिंग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ये नहीं करने की जरूरत थी, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, तीनों में आपको फाइनेंस स्टूडेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आता ही नहीं पेपर में। ठीक है, और अगर वंस इन अ वाइल आ भी गया तो भैया उसका क्या, इस एक मतलब 6 अटेम्प्ट के पेपर में या 6 साल में अगर एक बार पूछ ले तो उसके लिए हम इतना मेहनत नहीं कर सकते सर, ये बहुत, इनको याद करना मुश्किल है। तो 6ठा और 7वां याद करना मुश्किल है, मैंने स्टूडेंट को ही बताया था अपने पेड क्लास में, मैं करा देता हूँ। ठीक है, पर इनको याद करना मुश्किल है, आप मत करना। ठीक है, मैंने समझाया था, उनको दिख गया कि हाँ भाई ये नहीं हो पाएगा हमसे, हम इस पर फोकस करते हैं और इसी से पेपर में आता है। आप चेक करो ना एक बार, जब तक आप खुद चेक नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो बैंकिंग चैप्टर खत्म होने के बाद चेक करना पेपर कि बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा तो कहाँ से आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रहा है या इन 5 टॉपिक से आ रहा है, सब रिसर्च करके बैठे हुए आपको तभी बता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।